हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हो भी चुकी हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परीक्षाओं के कार्यक्रम आ गए हैं, स्कीम आ गई है, जिनकी परीक्षाएँ होनी हैं। तो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका अंग्रेजी विषय जिन्होंने अपना लिया है मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो उनकी जो प्रमुख शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, उनसे कनेक्टेड एमसीक्यूज़ भी दे चुका हूँ। आजकल मैं प्रोज के एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ। आज मैं आपको एक प्रोज यानी कि ऐसे लेकर आया हूँ जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है ऑन स्माइल्स। क्या नाम है भाई? ऑन स्माइल्स, और जिसको लिखा है एजी गार्डनर साहब ने। ये ऐसे, ठीक है ना, है आपका। और इस ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग इस ऐसे को समझेंगे कि एजी गार्डनर साहब ने इस ऐसे में क्या लिखा है और ऑन स्माइल्स को उन्होंने किस प्रकार से डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपके लिए लिखा है, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर वॉज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर। नाम एजी गार्डनर के नाम से मशहूर हैं। पूरा नाम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे और ब्रिटिश जर्नलिस्ट और साथ ही साथ ऑथर भी थे। अगर कोई आपसे पूछ ले इनका प्रोफेशन क्या था एजी गार्डनर का, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिज एसेज रिटन अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लॉ। ध्यान रखिएगा, एजी गार्डनर साहब ने जो अपने एसेज लिखे हैं वो एक पेन नेम के अंडर में लिखे हैं और उनका पेन नेम था अल्फा ऑफ द प्लो। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि विच राइटर्स नेम इज अल्फा ऑफ द प्लो, तो आपको बताना है एजी गार्डनर अल्फा ऑफ द प्लो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है, तीसरा पॉइंट आपका मैंने लिखा है, इन 1899 ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ। अगर हम बात करें 1899 में गार्डनर साहब को ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ का एडिटर नियुक्त किया गया, अपॉइंटेड एडिटर ऑफ ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ। फोर्थ नंबर, या आप कह सकते हैं यहाँ से इनका लाइफ जो था वो सिक्योर हुआ, इन्होंने सक्सेस प्राप्त की एक जर्नलिस्ट के रूप में 1899 में, जब ये अपॉइंट हुए एडिटर के रूप में ब्लैकबर्न वीकली टेलीग्राफ से। उसके बाद इनके जीवन में आगे सक्सेस ही आती रही। फोर्थ पॉइंट है, एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। इनके एसेज की खासियत ये होती है, इनके एसेज एलिगेंट होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं और साथ ही साथ ह्यूमरस होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखा है, थोड़ा ही 5 ही पॉइंट लिखे हैं, द एसे ऑन स्माइल्स इज टेकन फ्रॉम हिज मैनी फरोज 1924। अगर हम बात करें इस वर्तमान ऐसे की, जिसके बारे में आज हम आप लोग वीडियो बना रहा हूं मैं, ऐसे का नाम ऑन स्माइल्स। इस ऐसे को एजी गार्डनर साहब का एक ऐसे कलेक्शन है जिसका नाम है मैनी फरोज, जिसका पब्लिकेशन 1924 में होता है इस कलेक्शन का। उसमें से ये ऐसे लिया गया है ऑन स्माइल्स। ठीक है ना साहब? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑन स्माइल्स की, और इस ऐसे में एजी गार्डनर साहब ने क्या लिखा है और किस लिए ऑन स्माइल्स लिखा है। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। एजी गार्डनर साहब कहते हैं कि यदि एक बार मुझे संसार में पुनः जन्म लेने का अवसर मिले और अपने गुणों को चुनने का मौका मिले, तो मैं सावधानी पूर्वक अपनी मुस्कान को सुव्यवस्थित करूँगा। ध्यान से समझ लीजिए, एजी गार्डनर साहब कहते हैं कि यदि एक बार मुझे संसार में पुनः जन्म लेने का अवसर मिले और अपने गुणों को चुनने का मौका मिले, तो सबसे ज़्यादा सावधानी पूर्वक मैं किसी चीज़ का अगर चयन करूँगा तो वो है मेरी मुस्कुराहट। लेखक कहता है आगे, मुस्कान धनी परिवार में जन्म लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि एजी गार्डनर के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का जन्म धनी परिवार में हो जाए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी स्माइल कैसी है। यह आपके दुश्मनों, लेखक आगे कहता है, यह आपके दुश्मनों को हरा सकती है। यानी कि यदि आपकी स्माइल अच्छी है तो आप अपनी स्माइल से अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं
और वे आपको अपने शिकवे शिकायतें भूल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो आप दुश्मन को भी आसानी के साथ दोस्त बना सकते हैं। वे दुश्मन जो कि आपसे शिकवे शिकायतें रखते हैं वो अपनी शिकवे शिकायतें भूल सकते हैं। एक दिन प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि ने मेरे मित्र से कहा कि, लेखक एक इंसिडेंट बताता है कि एक दिन की बात है, एक फेमस रिप्रेजेंटेटिव जो था उसने लेखक के फ्रेंड से कहा, क्या कहा सुनिए, मैं कई कारणों से तुम्हें नापसंद करता हूँ। लेखक के मित्र से कहा, मैं कई कारणों से तुम्हें नापसंद करता हूँ, किंतु जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता कि दूसरे कैसे हैं। कहने का मतलब हम लोगों में अलगाव हो सकता है। जो लेखक के मित्र से वो कहता है, कई कारण हैं उसके कि लेखक के दो मित्र को वो नापसंद करता है, लेकिन जब वह उसके पास होता है तो वो भूल जाता है उन कारणों को जिस कारण से वो उस लेखक के मित्र को नापसंद करता है। वह अपनी आक्रामकता को मुस्कुराते हुए व्यक्ति के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, अब लेखक इस कहानी में, इस ऐसे में कई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का भी डिस्क्रिप्शन करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेखक कहता है, कोर्ट में भी रफस इसाक से अधिक सफल कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में नहीं है। ध्यान रखिए, एक नाम लिया रफस इसाक। तो यहाँ मैं रफस इसाक के बारे में बता दूँ, ये एक लॉयर थे और भारत में पूर्व गवर्नर जनरल के पद पर इन्होंने काम किया। गवर्नर जनरल, ठीक है ना, क्या नाम था, रफस इसाक, और बाई प्रोफेशन क्या थे, एक लॉयर थे। कहता है कि उनसे सफल कोई दूसरा लॉयर कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कई सफलताएं उन्होंने अपनी मुस्कुराहट के कारण ही प्राप्त की हैं। यानी कि लेखक का मानना है कि रफस इसाक की स्माइल इतनी अच्छी है कि उन्होंने कई जीवन में अपनी सक्सेस जो हैं वो अपनी सफलता के कारण प्राप्त की। उनके साथ आप जज व ज्यूरी को हल्के फुल्के मजाक के साथ आनंदित होते हुए पाएंगे। कहने का मतलब जब वो कोर्ट में होते हैं तो उनकी बातों पर जज भी हंसते हैं, ज्यूरी भी आनंदित महसूस करते हैं। यदि विपक्ष का वकील क्रोधित हो रहा है, भाई विपक्ष का वकील नेचुरल सी बात क्रोधित होगा, या मेज थपथपा रहा है, वह भी हवा में बर्फ की तरह पिघल जाता है। यानी कि जो विपक्ष का वकील है, जो कि आप कह सकते हैं कि इसाक की बातों से सहमत नहीं है, वह भी इसाक की स्माइल को देखकर ऐसे पिघल जाता है जैसे कि मानो बर्फ पिघलती हो। अब लेखक आगे बढ़ता है, कहता है, राजनेताओं की अगर बात करें, लीडर्स की बात करें, तो उनके बीच यह माना जाता है कि लोकप्रिय मुस्कान प्रजातंत्र का छोटा मार्ग बन जाती है। कहने का मतलब लीडर्स जो होते हैं उनकी मुस्कुराहट जो है वह प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एक मार्ग बन जाती है। अब यहाँ लेखक नाम लेता है मिस्टर लॉयड जॉर्ज। क्या नाम लेता है, मिस्टर लॉयड जॉर्ज। अगर मिस्टर लॉयड जॉर्ज की बात करें तो ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ये रहे हैं। तो लेखक उन मिस्टर लॉयड जॉर्ज की बात करता है और कहता है कि इनकी मुस्कान को ही उनकी सफलता का श्रेय दिया जाता है। यानी कि अगर मिस्टर लॉयड जॉर्ज सफल हुए तो उसके पीछे क्या राज था, उनकी मुस्कुराहट। उनकी मुस्कुराहट इतनी प्रसन्न, शरारती, स्वाभाविक और रहस्यमयी थी कि अपने फोटोग्राफर की सहायता से उस मुस्कान के द्वारा उन्होंने अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने का कार्य किया। किसने, मिस्टर लॉयड जॉर्ज ने अपनी मुस्कुराहट के साथ अपनी पीढ़ी को क्या किया, प्रभावित करने का कार्य किया। इसके जस्ट विपरीत एक और लेखक लीडर का नाम लेता है जिनका नाम है मिस्टर एस्कीथ। मिस्टर एस्कीथ की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर एस्कीथ फर्स्ट अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे। फर्स्ट अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनके बारे में लेखक कहता है, मुस्कुराना, अगर मिस्टर एस्कीथ मुस्कुराना सीख जाते तो शायद अंग्रेजी इतिहास ही नहीं विश्व का इतिहास भी बदल देते। लेकिन वो इनके अपनी मुस्कुराना नहीं सीख पाए, इसलिए प्रजातंत्र में वो कोई अच्छे पद पर आसीन नहीं हो पाए, और इसलिए वह ना तो इंग्लैंड का इतिहास बदल पाए ना विश्व का इतिहास बदल पाए। ठीक, उन्हें किसी ने हंसते हुए कभी नहीं देखा। किसको, मिस्टर एस्कीथ को किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा। उसके बाद थियोडर रूजवेल्ट से अधिक इस मुस्कान के महत्व को कोई और नहीं जानता। रूजवेल्ट साहब हम जानते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है रूजवेल्ट साहब। तो वो कहता है कि अगर बात करें मुस्कुराहट की तो मुस्कुराहट के महत्व के बारे में रूजवेल्ट से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। कहते हैं वो अमेरिका में लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने अपनी लोकप्रियता
मुस्कान के बल पर कायम रखी थी। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे कि अटलांटिक में पैसिफिक महासागर तक भूकंप आ गया हो। बड़ी हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। कैसा कि जब वो मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था कि अटलांटिक से पैसिफिक महासागर तक यानी कि पैसिफिक ओशन तक भूकंप आ गया हो। किंतु वुड्रो विल्सन की मुस्कुराहट विचारशीलता एवं चिंतन को झलकाती थी। ये भी बेटा एक आपके पॉलिटिशियन हैं जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, और जब उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने को मिलती थी तो उनकी मुस्कुराहट बता देती थी कि ये एक विचारशील व्यक्ति हैं और इनकी मुस्कुराहट से चिंतन झलकता था। आगे लेखक कहता है, श्रेष्ठ मुस्कान मुश्किल होती है। श्रेष्ठ मुस्कान मुश्किल होती है। अच्छी मुस्कान हमारी आत्म अभिव्यक्ति में चार चांद लगाती है। यानी कि जिसकी मुस्कुराहट अच्छी होगी उसका कद अच्छा होगा, उसका नेचर अच्छा होगा, नेचुरल सी बात। यदि हम नीरस हैं तो हमारी मुस्कान भी नीरस होगी। यानी कि अगर हम अनइंटरेस्टेड बंदे हैं, बोरिंग बंदे हैं, तो हमारी मुस्कान भी बोरिंग होगी। यदि हम दुष्ट हैं तो हमारी मुस्कान भी दुष्ट होगी। यदि हम षड्यंत्रकारी या आत्मसंतुष्ट हैं तो मुस्कान भी वैसी ही होगी। यदि हम स्विफ्ट की तरह भयंकर हैं तो मुस्कान भी भयंकर होगी। हैरी लॉडर, लेखक एक और नाम लेता है, हैरी लॉडर की मुस्कान पूरी राष्ट्रीय संस्था है जो आपको अवश्य ही खुश कर देगी। लेखक जो नाम लेता है हैरी लॉडर जो थे वह एक स्कॉटलैंड के रहने वाले सिंगर और कॉमेडियन थे। तो लेखक उनके बारे में कहता है कि हैरी लॉडर की मुस्कान पूरी राष्ट्रीय संस्था है जो आपको अवश्य ही खुश कर देगी। जब आप कॉमेडियन की मुस्कुराहट देखते हैं तो नेचुरल सी बात आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। आगे लेखक कहता है, लॉर्ड बेलफोर की मुस्कान में बच्चे जैसी मधुरता है। अगर हम लॉर्ड बेलफोर की बात करें तो ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो लेखक कहता है, लॉर्ड बेलफोर की मुस्कान में बच्चे जैसी मधुरता है। कोई भी इससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। जैसे बच्चे जो होते हैं जब वो मुस्कुराते हैं तो शायद ही कोई कठोर व्यक्ति हो जो कि उनसे प्रभावित ना हो। तो ऐसे ही मुस्कुराहट थी बेलफोर साहब की, लॉर्ड बेलफोर साहब की, बिल्कुल बच्चे जैसी मुस्कुराहट, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई उनकी मुस्कुराहट से प्रभावित ना हो। किंतु यह एक मुखौटे की तरह धोखा देने वाली है। यह मिस्टर बिरेल की हंसी से पूर्णतया भिन्न है। मिस्टर बिरेल एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, तो वो दोनों का कंपैरिजन करता है, दोनों की मुस्कुराहट का कंपैरिजन करता है, बेलफोर की और मिस्टर बिरेल की, और दोनों की हंसियों को अलग अलग बताता है, स्माइल्स को अलग अलग बताता है। आगे लेखक कहता है, सबसे अधिक अगर याद करने वाली मुस्कुराहट जो होती हैं जो किसी आशा से ना हो। सबसे अच्छी मुस्कुराहट कौन सी है? जो किसी से आशा से ना हो। जो मुस्कान आदतन हो वह खुश नहीं करती क्योंकि यह किसी कारणवश होती है। यानी कि जो मुस्कान आदतन हो वह खुश नहीं करती क्योंकि ये किसी कारणवश होती है। जो मुस्कान सहज होती है वह जानबूझकर नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। जिसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल होती है उसके लिए जानबूझकर आने की आवश्यकता नहीं है। आर्क बिशप टेम्पल ने कहा, वे उन पादरियों से घृणा करते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। बेटा आर्क बिशप टेम्पल एक हाई स्कूल आप कह सकते हैं चर्च है इंग्लैंड में। तो उसके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पादरियों से घृणा करता हूं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। फिर लेखक एक और नाम लेता है मिसेज बारबोल्ट। तो लेखक कहता है मिसेज बारबोल्ट की मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहती थी। अब मिसेज बारबोल्ट कौन है? मिसेज बारबोल्ट एक इंग्लिश पोइट हैं। कौन है साहब? मिसेज बारबोल्ट एक इंग्लिश पोइट हैं। तो वो कहता है कि मिसेज बारबोल्ट की मुस्कुराहट जो थी हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहती थी। उन्हें देखकर आपका चेहरा थक जाए, ठीक, यानी कि आपका चेहरा थक जाएगा लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। फिलिप सेकंड केवल सेंट बर्थोलोमियो के जनसंहार से ही हंसे होंगे। एक राजनेता का और नाम लेता है जिनका नाम था फिलिप सेकंड, जो कि राजा थे स्पेन के। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक जनसंहार कराया था और एक स्थान पर जिसका नाम था सेंट बार्थोलोमियो। तो शायद सेंट बार्थोलोमियो के जनसंहार को देखकर ही वो हंसे होंगे, उसके ना उससे पहले ना कभी उसके बाद। आगे लेखा कहता है, जो मुस्कान मन में रहती है और अचानक धूप की तरह बिखर जाती है, ऐसी मुस्कुराहट प्रसन्नता देती है। लॉर्ड मोरले की संत जैसे चेहरे पर उदास मुस्कान रहती है। एक पॉलिटिशियन है जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग किया करते हैं। तो उनके बारे में लेखक कहता है कि लॉर्ड मोरले की संत जैसे चेहरे पर उदास मुस्कान रहती है। आगे लेखक एक और एग्जाम्पल देता है
पियानोनिस्ट फ्रेडरिक लेमंड, पियानोनिस्ट यानी कि जो पियानो बजाने वाले, फ्रेडरिक लेमंड नाम जो स्कॉटलैंड के रहने वाले म्यूजिशियन हैं, उनकी मुस्कुराहट के बारे में लेखक कहता है कि उनकी मुस्कुराहट प्रसन्नता देने वाली थी। पियानो बजाते समय ऐसा लगता था कि वह आध्यात्म व गंभीरता की गहराई में डूब गए हों। उनके संगीत के पश्चात जब पूरा सदन तालियों और प्रशंसा में डूब जाता था तो उनकी मुस्कान ऐसी लगती थी जैसे कि शांतिपूर्ण बेउलाव की भूमि से उनकी मुस्कुराहट आ रही है। अतः नीरस मुस्कान नहीं होनी चाहिए। कवियों की मुस्कान स्वतः आती है। यदि वे बनावटी हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी मुस्कान नहीं है, वे झूठी बात फैलाने के लिए हैं। निरर्थक मुस्कान का कोई उपचार नहीं है, यानी फिजूल में ही लोग हंसते हैं तो उसका कोई उपचार नहीं है। अतः हम दोबारा जन्म लें भिन्न मुस्कान के साथ जो आंतरिक हो व अंतरात्मा से आए, यानी कि मन से हंसिए, अच्छी स्माइल रखिए, आप अपना भी भला करेंगे और जो आपको मुस्कुराता हुआ देखेगा उसका भी दिन अच्छा जाएगा। तो ये एजी गार्डनर साहब के द्वारा लिखा गया ऑन स्माइल्स ऐसे, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इन नामों को आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं आपको अभी इसके एमसीक्यूज़ दूंगा तो इन नामों से आपको जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर आपको दूंगा। तो मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। एजी गार्डनर साहब का ये ऐसे बहुत खूबसूरत ऐसे है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।